नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली। ये एक बहुत रोचक बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग से क्यों समझें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैकेनिकल, वो भी मशीन है, उसमें इलेक्ट्रिक का उपयोग होता भी है, नहीं भी होता है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत पड़ती है कार्य करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है, हल्का सा फौरी जानकारी, सामान्य, वो क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। मेरा अगला वीडियो इसमें बनेगा कंप्यूटर साइंस के ऊपर, या कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ इस बात पर। तो उसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से कार्य होने वाले कार्य प्रणालियाँ, या ऐसे कहें कि योजनाएं या परियोजनाएं, या कहें कि ऐसी प्लानिंग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वैद्युतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही चीज़ें आती हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के पहले इन दो शब्दावली को हम देखेंगे कि वैद्युतिकी क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। वैद्युतिकी की अगर हम एक सामान्य जनरल डेफिनेशन देखें कि विद्युत धारा का उपयोग होता है सीधे ऊर्जा के रूप में। तो ऐसी चीज़ें जिसमें विद्युत धारा का सीधे ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है उसे कहते हैं वैद्युतिकी। फॉर एग्जाम्पल, मोटर, प्रकाश यानी कि बल्ब, ट्यूब रॉड, किसी भी टाइप की मशीन, ये सब वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। विद्युत धारा का उपयोग ऊर्जा के तौर पे सीधे तो होता ही है, साथ में सूचनाओं के संवहन के लिए भी विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे उपकरण या ऐसे परिपथ या ऐसे योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया ढांचा जिसमें विद्युत धारा का उपयोग ऊर्जा के अलावा सूचनाओं को भी संवहन करने के लिए उसी इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। एक सामान्य सी जानकारी है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स काम किस सिद्धांत पे करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम का सिद्धांत जो होता है, तो एक पहला तो यही हो गया कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से, दूसरा होता है सिग्नल्स या संकेतों के माध्यम से। सिग्नल्स और संकेतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करता है ये देखते हैं कि सिग्नल्स क्या होते हैं, संकेत क्या होते हैं। तो सूचनाओं को वहन करने वाली विद्युत धारा को कहा जाता है सिग्नल। एक सामान्य सी जानकारी अगर हम रखें कि सिग्नल्स किसे कहेंगे, तो सूचनाओं को वहन करने के लिए जिस विद्युत धारा की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसे सिग्नल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्वनि संकेत हमें भेजने हैं, किसके माध्यम से भेजते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भेजते हैं। चित्रों के संकेत भेजने हैं, किसके माध्यम से भेजते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भेजते हैं। संख्या, अक्षर या कंप्यूटर का कोई निर्देश किसी भी मशीन को समझाना हो तो किस की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए? विद्युत धारा की, और विद्युत धारा की उस ऊर्जा की जो संकेतों को वहन करते हैं। ऐसे ही विद्युत धारा को सिग्नल्स कहा जाता है, जो संकेतों को या चिन्हों को या सूचनाओं को, डेटा को अपने अंदर समाहित करके ट्रांसमिट करती है। ऐसी विद्युत धारा की ऊर्जा को सिग्नल कहा जाता है। सिग्नल्स उन जानकारियों को नहीं कहा जाता है, वो जानकारियों को सिग्नल कहने का मतलब कुछ और है। वास्तविक सिग्नल कहने का मतलब है विद्युत धारा को सिग्नल कहा जाता है। एक तौर पे विद्युत धारा को विद्युत धारा कहा जाता है। दूसरे तौर पे जब वही विद्युत धारा किसी सूचना को अपने अंदर रखती है, वहन करती है और ट्रांसमिट करती है, तो उसी विद्युत धारा को सिग्नल कहा जाता है। अब सिग्नल्स का उपयोग कैसे होता है? तो सिग्नल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो भाई, गणना करने में, समय मापन में, ताप मापन में, रासायनिक अन्वेषण में, रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज करने में इन सिग्नल्स का उपयोग होता है इस तरीके से। अब एक बात निकल के आती है कि सिग्नल्स कैसे भेजे जाते हैं। तो सिग्नल्स भेजने के तरीके क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के माध्यम से सिग्नल्स भेजे जाते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, परिपथ मतलब रास्ता, मार्ग, वाट,
तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के माध्यम से सिग्नल्स का उपयोग करते हुए उपकरण किसी भी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। अब सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल पैदा होता है। किसी प्रकार के होते भी हैं कि नहीं होते हैं, तो ये एक सवाल पैदा होता है। इसका जवाब ये है कि सिग्नल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डिजिटल सिग्नल और एक एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स को ही सादृश्य सिग्नल्स भी कहा जाता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नल्स मतलब ऐसे मान ले हम कि स्विच की तरह होता है, ऑन या ऑफ। डिजिटल सिग्नल सामान्य तौर पे ये कह दें कि डिजिटल सिग्नल उसको कहेंगे जिसमें ऑन या ऑफ जैसी पद्धति कुछ होती है। अभी हम बाद में समझेंगे। दूसरा सिग्नल आता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एक सीमा के अंदर, किसी एक सीमा के अंदर, लिमिट में कोई भी मान होता है। सिग्नल्स विद्युत धारा कहते हैं, ऐसी विद्युत धारा जो डेटा अपने अंदर रखती है। अब एनालॉग सिग्नल्स या एनालॉग विद्युत धारा किसको कहा जाता है? एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर किसी टाइप की जानकारी को अपने अंदर स्टोर करके ट्रांसमिट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल भी यही काम करता है कि किसी जानकारी को अपने अंदर रखता है और ट्रांसमिट करता है, परंतु इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि डिजिटल सिग्नल ऑन ऑफ की तरह कार्य करता है, जबकि एनालॉग सिग्नल किसी सीमा के अंदर रह करके कार्य करता है। समझें कैसे? हमने एक बटन दबाई, डिजिटल सिग्नल क्या काम करेगा? या तो भेजेगा या तो नहीं भेजेगा, और पूरा डाटा एक बार में चला जाएगा। ये होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी समझें आप उसको। एनालॉग सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में कोई डेटा रखा और उसको ट्रांसमिट कर दिया फ्रीक्वेंसी के जरिए, तो वो फ्रीक्वेंसी जब तक स्ट्रांग है तब तक डेटा संचारित होता रहता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है डेटा की गुणवत्ता खराब होते जाती है। इस टाइप की प्रयोजना को, इस टाइप के परिपथों को क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल। या इस टाइप की कार्यप्रणाली को क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। उसमें एक सीमा निर्धारित होती है। डिजिटल सिग्नल्स में सीमाएं निर्धारित नहीं है, जहां भी भेजना है डायरेक्ट बटन दबाएंगे वहां पहुंच जाएगा, परंतु एनालॉग सिग्नल्स में एक सीमा होती है कि ये विद्युत धारा सिर्फ इतना ही डाटा अपने अंदर रख सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है इतनी दूरी तक। इस कार्यप्रणाली को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स में जहां विद्युत धारा की ऊर्जा कम होते जाती है, वहीं डेटा में भी, डेटा की गुणवत्ता में भी समस्याएं पैदा होती जाती है। डेटा मिटता चला जाता है, डिलीट होता चला जाता है, या डेटा में कुछ वेरिएबल्स, वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं। इस टाइप की विद्युत धारा की सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि हमने बात किया, यानी चित्र प्रदर्शित करने के लिए एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल, इनके उपयोग होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि डिजिटल सिग्नल से एक अलग चीज़ है, एनालॉग सिग्नल से एक अलग चीज़ है। क्या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदला जा सकता है, या डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदल सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर द्वारा डिजिटल सिग्नल्स को स्पीकर के जरिए सुना जा सकता है। स्पीकर एनालॉग सिग्नल्स भेजता है, जबकि सीडी प्लेयर डिजिटल सिग्नल्स भेज रहा है। तो वहाँ जो युक्ति इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर पूरी एक कार्यप्रणाली ये होती है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा स्पीकर बनाया जो माइक का काम भी करता है, आप उसी में बोल रहे हो तो वहीं से स्टोर भी हो जाएगा सीडी प्लेयर पे, सीडी पे। तो ऐसी युक्ति, जैसे रिकॉर्डिंग वाला मामला है, कोई रिकॉर्डिंग करने का यंत्र है, उपकरण है, तो वहाँ पर वो दो युक्तियाँ कार्य करती हैं। आप जो कुछ भी कहोगे वो सीडी पे स्टोर भी हो जाएगा, और जो कुछ भी सीडी पे स्टोर है वो आप स्पीकर के जरिए सुन भी पाओगे। तो ऐसे माध्यम को हम कहते हैं कि हाँ भाई, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात आती है उपकरण।
उपकरण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसा क्या उनका कार्यप्रणाली रहती है, तो उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। तो इन सिग्नल्स को हम कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके लिए उपकरण तैयार किए जाते हैं। उपकरण एक शब्दावली है। एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को समझने के लिए या कार्यप्रणाली में व्यवहारिकता में लाने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसका जवाब ये है कि हम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। इस उपकरण का इस्तेमाल डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि ये उपकरण बनते काहे के हैं। तो ये उपकरण सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी अर्धचालकों के बने होते हैं। ये जो उपकरण जितने बनते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसी अर्धचालकों से बने होते हैं आजकल। पहले कुछ और होता था, हम उसके विकास में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अर्धचालकों से बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा करते हैं इन सिग्नल्स का कार्यप्रणाली का कार्य पूरा का पूरा। जो भी हमने परिपथ तैयार किए हैं, जितना भी डेटा हमें भेजना है, जितना भी हमें सिग्नल्स जनरेट करने हैं या सिग्नल्स डिलीट करने हैं यानी कि मिटाने हैं, तो उन सब का कार्य किसके द्वारा होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी अर्धचालकों द्वारा बनाई गई युक्तियों से। इन युक्तियों को क्या कहा जाता है? इन युक्तियों को कहा जाता है ट्रांजिस्टर। सर्वप्रमुख ज्ञात और सर्वप्रमुख इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ट्रांजिस्टर, जिसके माध्यम से इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने रेडियो देखे होंगे पुराने ज़माने में, नए ज़माने में टेलीविजन्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स बन रहे हैं। इन सब का डेवलपमेंट हुआ है जब ट्रांजिस्टर्स को मार्केट में ईजाद कर लिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा जब ट्रांजिस्टर्स की खोज कर ली गई इन सिग्नल्स का उपयोग करते हुए, तो और इन सिग्नल्स को ढूंढ लिया गया, खोज कर लिया गया, उनके उपकरण तैयार कर लिए गए, तो उसका व्यावसायिक तौर पर उपयोग ये हुआ कि रेडियो बनने स्टार्ट हो गए, टेलीविजन्स बनने स्टार्ट हुए, कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स आया। अब साधन कि जो ये उपकरण तैयार हुए हैं, इन उपकरणों को हमने किन किन जगहों पर साधन के तौर पे इस्तेमाल किया है। जैसे घरेलू तौर पे ऑटोमेटिक कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण जो होता है उसके लिए हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर्स का। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टिंग के लिए हमने ट्रांजिस्टर्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है। मैकेनिकल भी होता है, परंतु जो सेल्फ लगे हुए हैं उस सेल्फ को डेटा चाहिए कि वो क्या काम करेगा, इंजन स्टार्ट करना है कि हॉर्न बजाना है, क्या करना है, इस बात के लिए वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स जैसी चीज़ों को इस्तेमाल किया है। कार में जैसे कार में डिजिटल मॉनिटर होता है, उसके अंदर आपकी स्पीड और बाकी की चीज़ें बताई जा रही होती, तो वो सारे कार्य इस तरह की युक्तियों के माध्यम से होते हैं। अब घरेलू उपकरणों की बात करें अपन, तो घरेलू उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण कैसे होता है, तो कैसे होता है और किन किन चीज़ों में होता है। तो वॉशिंग मशीन हुई, आप एक महंगी वाली वॉशिंग मशीन लेकर के आए हैं, उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है? ट्रांजिस्टर्स और इन सारी चीज़ों की युक्तियों के द्वारा कार्य करता है उसके अंदर कि भाई जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, ये सारे के सारे चीज़ें क्या करता है, उसके अंदर लगे हुए होते हैं और वो उस डेटा को उस तरीके से रीड करता है, राइट करता है और कार्य परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। विकास की बात करने के पहले मैं आपको ये थोड़ा हिंट कर दूं कि मैं आपको ये बातें इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यदि आंसर्स के रूप में अगर लिखना चाहें, कि अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स में किसी टाइप की छोटे मोटे आंसर्स देने हों, तो डायरेक्ट आप इस तरीके की लाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वो भी आपको साथ में प्रोवाइड करता चल रहा हूँ इसमें, कि आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। अब जैसे बात करते हैं हम डेवलपमेंट की, विकास की, इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ। यार आदि मानव के इतिहास में पढ़ा है हमने कि आदि मानव पत्थर से कार्य करता था, पत्थर चके वके बनाए, उसमें लकड़ी के या पत्थर के इस टाइप की चीज़ें, पत्थर के औजार, लकड़ियों का, फिर आग का विकास, और फिर ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया। फिर उसके बाद मैकेनिकल चीज़ें आई मार्केट में। मैकेनिकल सबसे पहले मैकेनिकल वाला मामला बना होगा,
लकड़ी की चीज़ें बनाई और वहाँ से या लोहे की, पत्थरों की या किसी चीज़ की, तो उससे कार्यप्रणाली करते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो खोजी नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब विकास होता गया अपने दिमाग का, तो यहाँ पर आप बात किसी भी डेवलपमेंट की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, मैकेनिकल की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, बायो की बात करो, इनके डेवलपमेंट से अभिप्राय यही रहता है अपना कि इंसानों के दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट इंसान के दिमाग का हुआ। इंसान के दिमाग ने वो युक्ति खोज ली और फिर मार्केट में लॉन्च कर दी। तो वो डेवलपमेंट तो साथ में हो ही रहा है, उसके साथ साथ इंसान का दिमाग भी डेवलप हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नया व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कोई नई युक्ति मार्केट में लेकर के आता है, तो वही युक्ति के साथ साथ बाकी की भौतिकी चीज़ों का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे इंसानों को पहले ज़रूरत थी किसी और चीज़ की, कुएं से पानी खींचते थे बाल्टी और रस्सी लगा करके, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी देखी तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंजन तैयार कर लिया कि यार इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम इस तरह के इंजन को बना करके कर सकते हैं और पानी बाहर ला सकते हैं बजाय की मेहनत करें स्वयं। तो इस तरीके का जब सोच विचार बना तो उसके बाद डेवलपमेंट हुए भौतिकी में, कि भौतिकी का डेवलपमेंट इंसान के व्यवहारात्मक डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो वही बात यहाँ पर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास आरंभ हुआ कुछ विद्युतीय प्रयोगों द्वारा 19वीं शताब्दी में। 90s के दौर में 19वीं शताब्दी जो हम कह रहे हैं 1800-1900 का जो दौर था, 1800-1700 के बाद 1800-1900 के दरमियान जो दौर था, उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हुआ। कार्य पहले से स्टार्ट हो चुके थे, परंतु वास्तविक डेवलपमेंट 19वीं शताब्दी में आया। लोग चिंतन मनन में लगे हुए थे कि अपनी मेहनत को कैसे बचाएं, कैसे क्या करें कि हमारा काम आसान हो जाए। उस प्रोसेस को करते करते 19वीं शताब्दी तक लोग आए और वहाँ पर 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक्स में नई क्रांति या कहें कि नई विचारधाराएं बनी। और वो सब बनी किस तरीके से, जब ट्रांजिस्टर्स की खोज कर ली गई। ट्रांजिस्टर्स के पहले वैक्यूम ट्यूब्स बनाए गए, उसकी खोज कर ली गई। सिग्नल्स को पहचानने की खोज कर ली गई। जब ये सारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कार्य कर लिया गया, जब ये सारी चीज़ें कर ली गई, तो फिर इंसान का दिमाग विकसित होने लगा। सबसे पहले उन्होंने बनाई विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, पवन चक्की या जो आपका जल तरंग के माध्यम से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, कोयले के माध्यम से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, उन सब तकनीकों से विद्युत पैदा की। और उस विद्युत के पैदा हो जाने के बाद उन्होंने अपने डेवलपमेंट के कार्य में खोज करना जारी रखा। और फिर बात आई इलेक्ट्रॉनिक्स पर, क्योंकि उन्होंने वैसे ही उपकरण तैयार कर लिए उस विद्युत को उपयोग करने के। तो वही 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक्स का आरंभ माना जाता है ऐसा। अब ये प्रयोग था गैस विकास में भी। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रयोग जो चल रहे थे, जिसके माध्यम से डेवलपमेंट हुआ, उसमें सबसे पहला प्रयोग इन लोगों ने ये किया कि गैस विकास में, अर्थात वैक्यूम ट्यूब जो वायु की कुछ मात्रा को निकाल देता है और एक पतले से दूधिया मिश्रण को रहने देता है। उसके धुंध सा मिश्रण जो रहता है उसके आसपास, कभी आप प्रयोग करोगे तो आपको पता चलेगा। ये मिश्रण बहुत ही महीन होता है, मतलब बहुत पतला लेयर होता है उसके ऊपर। हवा एकदम बहुत ही माइन्यूट सी रहती है उसके अंदर। तो वो उस टाइप का मामला है। वैक्यूम ट्यूब कैसे ईजाद किया, वो डेप्थ में जाएंगे अपन तो अपन को पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे और किस तरीके से वो ईजाद किया। वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बात कभी और करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लेना जरूरी है कि गैस विकास नली अर्थात वैक्यूम ट्यूब की जब खोज की जा रही थी, तो उस खोज के माध्यम से कई सारे प्रयोग हुए और उन्हीं प्रयोगों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास समाज में आया। अब बात करते हैं कि इसमें धात्विक इलेक्ट्रोड होता है। जो वैक्यूम ट्यूब होती है वो क्या चीज़ है, कैसे बनाई गई, वो सारी चीज़ें। तो सामान्य तौर पे हम ये जान के चलते हैं कि इसमें धात्विक इलेक्ट्रोड होता है जो ट्यूब के दोनों छोर पर लगा रहता है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह ट्यूब चमकीली किरणें उत्सर्जित करता है। इन लोगों ने क्या काम किया था, एक ट्यूब बनाई, उस ट्यूब के दोनों ओर पे इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसके अंदर से विद्युत धारा खोज ली गई थी बाकी के प्रयोगों के माध्यम से, वो विद्युत धारा इसके अंदर इन लोगों ने संप्रेषित की तार वगैरह के माध्यम से। तो इन्होंने ये पाया कि जो ये वैक्यूम ट्यूब बनाई है, जिसके अंदर पहले बहुत सारी गैस थी या हवा थी, उसमें से कुछ हवा बाहर निकाल दी। उसके बाद जब इसमें विद्युत धारा हमने
भेजी तो वहां पर लाइट पैदा हो गई, अर्थात चमकीली किरणें पैदा हो गई। तो ये जो चमकीली किरणें उत्सर्जित करने लगा वैक्यूम ट्यूब, इसी के जरिए फिर उनको आइडियाज आए उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के। मतलब उनके दिमाग में ये युक्ति बनी कि इस ट्यूब की हवा निकाल करके इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके करंट सप्लाई दी जाएगी तो वहां पर लाइट पैदा होगी। ये युक्ति दिमाग में आई तो वैसे ही उनके दिमाग का दरवाजा खुल गया एकदम। तो फिर उन्होंने आगे के प्रयोग जारी रखे और उसमें डेवलपमेंट करते चले गए। जो ये किरणें उत्सर्जित हो रही, अब उन किरणों को कहा क्या जाए। ये सभी साइंटिस्ट जो थे सूर्य की किरणों को देखते थे, उसको कहते थे किरण, सूर्य किरण। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो किरणें पैदा हो रही हैं हवा में, उन किरणों को क्या कहा जाए। तो उन्होंने उसका नामकरण किया, इन्हें ही कैथोड रेस कह दिया गया। जो ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके चमकीली किरण पैदा की थी, रोशनी पैदा की थी, इन्हीं रोशनी को या इन्हीं किरणों को कैथोड रेस कह दिया गया या कैथोड किरण। अब ये कैथोड किरण अदृश्य होती है। सवाल यहाँ पर अटक गया कई लोगों का कि ये कैथोड किरण अदृश्य होती है। जब तक उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हवा भरी है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की जा रही है तो उस समय तक वो कैथोड किरणें वहाँ पर अदृश्य हैं। जैसे ही हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो आवेशित हो गई, सारी चीज़ें एक लाइन में अटैच हो गई और उसके माध्यम से उसका घनत्व बढ़ने की वजह से वहाँ पर आग पैदा हो गई, या चिंगारी पैदा हो गई, या रेस पैदा हो गई, किरण पैदा हो गई। तो जैसे ही ये प्रयोग यही था कि जब तक हम उस ट्यूब में करंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल खाली दिखती है एकदम, और जैसे ही उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ रोशनी पैदा हो जाती है। बस इतना सा ही प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तहलका मचा गया और डेवलपमेंट का कार्य स्टार्ट हो गया। अब वैज्ञानिकों ने इस ट्यूब में से सारी वायु निकाल दी। अभी जब उसमें से कुछ वायु निकाल दी है तो उसे वैक्यूम ट्यूब नहीं कह रहे हैं वो। अभी तक उन्होंने उस ट्यूब का नामकरण नहीं किया, सिर्फ उस रेज का नामकरण किया है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो उसके अंदर एक चमकीली रोशनी जैसा कुछ दिख रहा है। उस रोशनी को उन लोगों ने कह दिया कि कैथोड रेज। अब उन्होंने एक प्रयोग और किया, उसमें ये प्रयोग किया कि उसकी सारी गैस बाहर निकाल दी। जब वो सारी गैस बाहर निकाल दी तो उसी ट्यूब को उन्होंने, अभी तक ट्यूब कह रहे हैं, अब उसको निर्वात नली कहने लगे। जैसी उसकी सारी गैस बाहर निकाल दी तो उसी ट्यूब को उन लोगों ने नाम दिया वैक्यूम ट्यूब, अर्थात निर्वात नली। इसी को निर्वात नली कहा जाने लगा। अब प्रयोग जारी रहे, लंबे समय तक चलते रहे। तो अब वक्त आया 1895 का। तो 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रंटजेन, ये साइंटिस्ट थे। विल्हेम रंटजेन की खोज से यह पता चला कि कैथोड किरणों से एक पूर्णतः भिन्न और अपरिचित प्रकार की किरण को भी उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है इनका कि जो ये प्रयोग चल रहे थे इनके, तो हर बार प्रयोग में कुछ नया देखने को मिल रहा था। कभी अदृश्य गैस चमकीली हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो वहां पर उन्होंने एक प्रक्रिया को बार बार होते हुए देखा कि ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कुछ खास बार बार हो रहा है। कैथोड किरणों से एक पूर्णतः भिन्न और अपरिचित प्रकार की किरणों को उत्पन्न किया जा सकता है। कैथोड किरणें तो पहले प्रोवाइड हो ही रही थी, मतलब प्रोड्यूस हो ही रही थी। वो वैक्यूम ट्यूब कैथोड किरणें तो प्रोवाइड करा ही रहा है उसके अंदर की गैस के माध्यम से। तो मुद्दा यहाँ पर यह आया कि उन कैथोड किरणों से भी कुछ खास इजाद किया जा सकता है। उसमें ये भी सामने आया, और इस बात का पता किसने लगाया था? विल्हेम रंटजेन 1895 में। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की। उसमें पता चला कि कैथोड रेज जो वैक्यूम ट्यूब क्रिएट करता है, उस कैथोड रेज में भी कैथोड रेज से बिल्कुल भिन्न अपरिचित प्रकार की किरणों को उत्पन्न किया जा सकता है। अब खोज में ये भी सामने आया, हम देखते हैं क्या क्या बातें कि खोज में क्या क्या सामने आया। उत्पन्न हुई कैथोड रेज
जब एक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होकर दूसरे इलेक्ट्रोड से मिलती है तो ये भिन्न किरणें उत्पन्न करती है। एक इलेक्ट्रोड है, वहां पर जब लाइट सप्लाई की तो वहां लाल लाल रोशनी बन गई, वहां गर्म हो गया मामला, वहां का लाल रोशनी बन गई। परंतु जब वही रोशनी गर्म होते होते या युक्तियों के जरिए दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंची तो उसका रंग बदलने लगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ हो कि उसका रंग बदल गया या ऐसा कुछ। तो इसी बात को बताने के लिए उन्होंने ये बताया कि इन्हीं कैथोड रेज के माध्यम से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की कोई किरणें उत्पन्न की जा सकती है या होती है। ये किरणें, अब जो वो किरणें उत्पन्न हो रही है उसके अंदर सारी की सारी कैथोड रेज है, परंतु उसके अंदर जो डिफरेंट किरणें पैदा हो रही हैं वो काम किस तरह का कर रही है, इसके ऊपर प्रयोग हुए और ये पता चला कि ये किरणें जंतु और ऊतकों को भी पार कर जाती है। जंतु और ऊतक जैसे हम या कोई जीव, उनको भी आर पार छेद देती है, उनके भी आर पार निकल जाती है। ये इस प्रयोग में सामने आया। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डालती है, ऐसा भी सामने आया कि जंतु और ऊतक को पार कर जा रही है, फोटोग्राफी प्लेट को भी, मतलब उसके ऊपर भी प्रभाव डाल रही है। ये सारे के सारे मामले उसमें प्रयोग में सामने आए। अब विल्हेम रंटजेन ने गलत लिख दिया है, विल्हम, इनका नाम है विल्हम रंटजेन, रंटरेज नाम नहीं है, रंटजेन नाम है, यहाँ गलत लिख दिया गया, मैं सुधार लेता हूँ उसको, रंटजेन। अब विल्हम रंटजेन ने इन्हें एक्स किरणें कहा, एक्स किरणें या एक्स रेज, हिंदी में कहें तो एक्स किरणें और इंग्लिश में कहें तो एक्स रेज। नामकरण भी साथ साथ चल ही रहा था। ये 1895 की खोज थी, ये खोज कर ली गई। इस खोज में ये पता चला कि वैक्यूम ट्यूब में इजाद हुई कैथोड किरणों के अंदर एक्स रेज भी मौजूद होती है और यही एक्स रेज किसी जीव जंतु को क्रॉस कर जाती है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर प्रभाव डालती है। प्रयोग आगे चलते रहे। अब दौर आया 1897 का। 1897 में ब्रिटिश भौतिकवेत्ता जोसेफ जे थॉमसन ने यह साबित किया कि कैथोड किरणें परमाणु के ऋणावेश युक्त कणों से बनी होती है। इन लोगों ने ये प्रयोग तो कर लिया कि कैथोड किरणें बन रही हैं वहाँ पर, उसको एक किरण बन रही थी, उसको नाम दे दिया कि कैथोड किरणें कह देंगे इसको, क्योंकि कैथोड टाइप का कुछ मामला दिख रहा है इलेक्ट्रोड के वजह से, तो कैथोड किरणें नामकरण हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक्सरेज आ गया, उसका नामकरण हो गया। अब कुछ साइंटिस्टों ने ये प्रयोग भी किया कि ये कैथोड किरणें बनी किन चीज़ों की, किस टाइप की गैस से बनी है, किस टाइप का आवेश है, इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है या किस टाइप का आवेश है, तो उसके प्रयोग भी किए उन्होंने कि ये चार्ज किस टाइप का, पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो उन्होंने ये देखा अपने प्रयोग में कि ये चार्ज नेगेटिव है, तो कैथोड किरणें पैदा हो रही हैं वो नेगेटिव किरणों की, नेगेटिव आवेशों की वजह से हो रही हैं, या जो कुछ भी वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा मात्रा में, मतलब ऋणावेश युक्त कण, नेगेटिव कण ज्यादा मात्रा में संगठित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोशनी पैदा हो रही है। इस बात की खोज 1897 में ब्रिटिश भौतिकवेत्ता जोसेफ जे थॉमसन ने की। इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब उन कण का नामकरण किया कि इन कणों को क्या कहा जाए, यही ऋणावेश युक्त कण इलेक्ट्रॉन कहलाए। आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सुने होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन कण की खोज यहाँ इस वैक्यूम ट्यूब में हुई। जब उन्होंने ये प्रयोग किया कि ये जो कैथोड किरणें बन रही हैं, इन कैथोड किरणों में जो अदृश्य किरणें हैं या एक पूरी कैथोड किरण है, इन किरणों में ऋणावेश युक्त कण मौजूद हैं ज्यादा मात्रा में, इसीलिए उन कणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की उपमा दी। इसके उपरांत इलेक्ट्रॉन नियंत्रण के कई उपकरण बनाए गए। अब जैसे ये खोज हो गई तो उस खोज का उपयोग करने के लिए बाकी के लोगों ने कई सारे उपकरण तैयार कर लिए। इस चीज को आधार बनाकर सामने वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, वैक्यूम ट्यूब बना दी, उसके अंदर क्या चीज
ईजाद हो रही है वो बता दिया, वो कैसे ईजाद हो रही है वो बता दिया। जब वो चीज़ बन गई तो मार्केट में वो व्यावसायिक तौर पे लाने लगे। तो उसके बाद कई सारे उपकरण बनने स्टार्ट हो गए मार्केट में। अब बात करते हैं हम निर्वात नली वाल्व की। निर्वात नली वाल्व, तो हमने अभी तक ये देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण हो चुका है, खोज हो चुकी है, ईजाद हो चुका है। अब और उसको व्यावसायिकरण के लिए, व्यावसायिक तौर पर उपयोग करने के लिए मार्केट में लाने की तैयारी है। तो अब सबसे पहली निर्वात नली कब बनाई गई व्यावसायिक कार्यों के लिए? तो इसका जवाब ये है कि 1904 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने पहली निर्वात नली का निर्माण किया जिसे व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। ये 2 इलेक्ट्रोड वाली या डायोड लगी थी जो रेडियो संकेतों की पहचान कर सकती थी। कालांतर में डायोड नली का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के दृष्टिकरण के लिए किया जाने लगा। इस कथन को समझते हैं कि अभी तक हमने निर्वात नली की खोज कर ली साइंटिस्टों के द्वारा, उसको मार्केट में व्यावसायिकरण के लिए उपयोग करने के लिए सोच विचार बना लिया। परंतु एक व्यावसायिकरण के लिए पहले जो निर्वात नली बनी थी वो बहुत बड़ी बड़ी बनी थी। किसी उपकरण में अपन किस तरीके से फिट करके उसको इस्तेमाल करें व्यावसायिक तौर पे आम लोगों के लिए, उसके लिए प्लानिंग नहीं थी। उसके लिए प्लान बनाया गया और 1904 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, इनके द्वारा जब पहली निर्वात नली बनाई गई खोज करने के बाद व्यावसायिक तौर पर, मतलब ये मान के चले कि साइंटिस्टों ने एक फॉर्मूला ईजाद कर लिया, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे करके उसको बनवाया गया। तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा पहली निर्वात नली व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनी और ये 2 इलेक्ट्रोड वाली थी। इसको डायोड नली भी कहते थे। और समय जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो वहाँ खोज अपने आप में चरम पर पहुँचती गई धीरे धीरे। तो जैसे जैसे वैक्यूम ट्यूब बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए तो वहाँ नई नई तकनीकों की वैक्यूम ट्यूब्स बनाने लग गए लोग। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पुरानी या इस टाइप की जो वैक्यूम ट्यूब्स बनाई थी इन लोगों ने, उसका इस्तेमाल ये लोग प्रत्यावर्ती धारा को दिखाने के लिए करते थे। जो धारा प्रोड्यूस हो रही है, जो चमक पैदा हो रही है, उसका इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया जाता था कि इन्हें प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। विद्युत तार में बह रहा है और उस विद्युत को क्या कहते हैं ये समझाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होने लगा कालांतर में। शुरू में उन्होंने इजाद किया, फिर व्यावसायिक तौर पे लेकर के आए और फिर जब व्यावसायिकरण सही से सेट हो गया तो उसके बाद उन लोगों ने उसका इस्तेमाल काहे के लिए किया? उस चीज़ का इस्तेमाल उन लोगों ने ये समझाने के लिए किया कि जो हमने खोज की है वो किस टाइप की खोज है, क्या कार्य करती है, किस तरीके से धाराओं को देखा जा सकता है, उस बात के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया। प्रत्यावर्ती धारा मतलब तार में बहने वाला करंट। उस करंट को दिखाने के लिए, उस करंट का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होने लगा, जिसे डायोड नली कहा जाता था, या फ्लेमिंग ने जो निर्वात नली व्यावसायिक तौर पर बनाई उसके लिए उसका इस्तेमाल होने लगा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया मामला, खोज आगे जारी रही। डायोड बनने के बाद इजाद हुआ ट्रायोड। डायोड बना लिया था, एक वैक्यूम ट्यूब बनाई, उसको नामकरण दे दिया गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, डायोड कह रहे हैं हम इसको। इसी तरीके से खोज को आगे बढ़ाते हुए ट्रायोड विकसित किया गया। देखते हैं कैसे हुआ विकसित। 1907 में अमेरिकी खोजकर्ता जी.डी. फॉरेस्ट ने एक ट्रायोड का पेटेंट करवाया। ये सारे साइंटिस्ट इस मुद्दे पर या इस टॉपिक के ऊपर खोजबीन कर रहे थे, रिसर्च जारी थी। उसी तरीके से अमेरिका के खोजकर्ता जी.डी. फॉरेस्ट थे, उन्होंने भी खोज की डायोड से ही रिलेटेड, और उसके लिए उन्होंने कुछ नया खोजा और उसको नाम दिया ट्रायोड। अभी ट्रायोड क्या चीज़ है वो देखते हैं। ट्रायोड ट्यूब पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर था। इसका उपयोग लंबी दूरी की टेलीफोन लाइंस में किया गया। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सूचनाओं को वहन करने के लिए किया जाता है, सिग्नल्स के माध्यम। उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ट्रायोड विकसित किया फॉरेस्ट ने,
यही ट्रायोड ट्यूब आपका एम्पलीफायर कहलाया। एम्पलीफायर कहलाया मतलब प्रवर्धक का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके। जो शुरुआत में वैक्यूम ट्यूब बनाई गई थी उसके अंदर धारा बहुत सूक्ष्म होती थी, बहुत कम होती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी को या उसकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जब रिसर्च हुई तो 1907 में ट्रायोड निर्मित किया फॉरेस्ट ने, और उसके माध्यम से ये बताया कि हम इसी धारा की मात्रा को बढ़ा करके लंबी दूरी की बातें कैसे कर सकते हैं। तो वो 1907 में इस टाइप से खोजा गया। अब बात आती है कि 1912 से 1913 में डी फॉरेस्ट और अमेरिकी रेडियो आविष्कारक एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने ट्रायोड ट्यूब का इस्तेमाल दोलित्र अर्थात ऑसिलेटर कंपन या ऑसिलेटर यानी कि रूप परिवर्तन इस टाइप से मान लें के रूप में किया। किस चीज़ का? ये जो इन लोगों ने ट्रायोड बनाया था इसका इस्तेमाल इन लोगों ने कन्वर्टर के रूप में किया। हालांकि कन्वर्टर कहना उतना उचित नहीं है, AC टू DC या DC टू AC वो तो पहले से हो ही रहा है वैक्यूम ट्यूब्स के माध्यम से, परंतु ऑसिलेटर का मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी मात्रा को बढ़ाना या घटाना। जैसा कि हमने एनालॉग सिग्नल्स में देखा था कि एनालॉग सिग्नल्स एक फ्रिक्वेंसी पर एक सीमित मात्रा में कार्य करता है, तो वो सिग्नल कितनी दूरी तक भेजना है इस बात की निर्भरता यहाँ पर थी। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर और दोलित्र अर्थात ऑसिलेटर के आविष्कार के कारण अमेरिका में रेडियो प्रसारण 1920 ईस्वी से आरंभ हो गया। 1920 ईस्वी से 20 ईस्वी तक के पहले इन सारी तकनीकों का आविष्कार नहीं हुआ था या व्यावसायिक तौर पे इस्तेमाल नहीं होते थे, तो कार्य सामान्य गौण रूप से चलते थे। जैसे ही इन चीज़ों का मार्केट में लॉन्चिंग पूरी हुई वैसे ही सभी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे और रेडियो प्रसारण पहली बार अमेरिका में 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ। वो रेडियो प्रसारण में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई ऑसिलेटर यानी कि दोलित्र वाले खोज की वजह से और एम्पलीफायर यानी कि ट्रायोड के निर्माण की वजह से। इस तारीख को ही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का आरंभिक बिंदु माना जाता है। इसके पहले तक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ज़्यादा विकास नहीं देखा गया, परंतु जैसे ही ट्रायोड विकसित हो गया, रेडियो डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई, रेडियो के कार्य प्रचारित हो गए, रेडियो के कार्य स्टार्ट हो गए, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप में औद्योगिक क्षेत्र में विकास का दौर जो माना गया वो इसे माना गया कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का आरंभ यहाँ से माना गया। इसके पहले तक रिसर्च के कार्य जारी थे, साइंटिस्ट लोग अपने अपने स्तर पर रिसर्च खूब कर रहे थे, परंतु व्यावसायिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो उद्योगों का विकास क्रम माना गया वो इस तारीख को माना गया 1907 के बाद से। इन्हीं सब प्रयोगों के अस्तित्व के आने से इन्हीं दिनों हिटलर का ध्यान भी इन प्रयोगों पर पड़ा। याद कीजिए हिटलर वाला मामला 1920 का दौर, ये वही है 1907, 1920, 1913, 1912 विश्व युद्ध की संभावनाएं यहाँ से पैदा हुई। जैसे जैसे ये खोज होते जा रही थी वैसे वैसे देश के ऐसे लोग जो इन तकनीकों का इस्तेमाल युद्ध के लिए करना चाहते थे या युद्धक स्तर पे करना चाहते थे, युद्ध स्तर पे करना चाहते थे, उन्होंने इसमें भागीदारी दी क्योंकि इसका व्यवसायीकरण हो रहा था। रेडियो डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई, रेडियो दूर तक संचार कर सकते हैं हम, एक सिपाही को दूसरे सिपाही से बातचीत करा सकते हैं हम, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक बातचीत कर सकते हैं हम। तो इन्हीं सब खोजबीन की वजह से विश्व युद्ध की सरगर्मियां बढ़ी क्योंकि इन चीज़ों पर एकाधिकार जमाने के लिए जो व्यावसायिकरण हो रहा था उसमें इन चीज़ों पर एकाधिकार जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हुई और उन्हीं प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम ये रहा कि विश्व युद्ध को एक चिंगारी मिली। हिटलर जैसे लोगों का ध्यान इन जगहों पर गया, हिटलर जैसे लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपने व्यवसायिक स्तर पर भी और युद्धक स्तर पर भी। इसी की वजह से विश्व युद्ध की सरगर्मियाँ भी बढ़ी, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट भी हुआ। तो 1907 का समय ध्यान रखिएगा कि 1907 एक ऐसा समय था जब ट्रायोड की खोज हुई और ट्रायोड को व्यावसायिक तौर पे लिया गया।
इसके बाद से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में विकास क्रम देखा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में उछाल देखा गया। 1920 से लेकर 1950 तक, 1907 में जब ये खोजबीन हो चुकी थी, तो 1920 से लेकर के 1950 तक वैक्यूम ट्यूब पर आधारित उपकरणों का बहुतायत में निर्माण, मतलब व्यावसायिकरण। जैसे टीवी वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, उसमें फिल्म ध्वनि युक्त उसमें आती थी। इसके पहले फिल्में जितनी भी थी उनको कैमरों के माध्यम से सिर्फ दृश्य दिखाए जाते थे, उसमें साउंड नहीं होता था। परंतु जब इस तरीके की चीज़ें निर्मित हो गई, टेलीफोन वाला मामला निर्मित हो गया, ट्रायोड वाला मामला निर्मित हो गया, तो उसके बाद हमें चित्रों के अलावा ध्वनियों को भी सुनने का आनंद मिला टीवी या रेडियो के माध्यम से। क्योंकि कैमरे का निर्माण अलग मामला हुआ, रेडियो डिपार्टमेंट का निर्माण अलग मामला हुआ। पहले हम सिर्फ चित्रों को देख सकते थे, जैसे ही रेडियो डिपार्टमेंट मार्केट में आया तो इन दोनों ही पद्धतियों को एक साथ मिलाने पर हमें ऐसी युक्ति मिल गई या ऐसे उपकरण मिल गए जिसमें हम चित्र देख भी सकते थे और उनको सुन भी सकते थे। उसी की वजह से टीवी इजाद हुई और हम आज भी उस चीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं। तो उसमें भी एक नई क्रांति आई, नए नए दौर पे नए नए प्रयोग होते रहे और डेवलपमेंट में हमारे पास में अब लेटेस्ट चीज़ें आती हैं। अब जैसे राडार है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, इन सभी का निर्माण ट्रायोड के मार्केट में व्यावसायिक तौर पर उपयोग होने के बाद हुआ। डायोड बना, वैक्यूम ट्यूब बनी, खोज हुई, डायोड बनाया गया, फिर ट्रायोड बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने गति पकड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हो रहे विकास की वजह से ये तमाम उपकरण मार्केट में आए और हम लोगों तक या आम साधारण जन मानस तक वो उपकरण उपलब्ध हुए और उनका दिमाग विकसित हुआ। उसी के साथ वहीं 1875 में बात करें अपन कि 1920 से 1950 के पहले जो 1875 तक का समय था, वहाँ क्या क्या हुआ। 1875 में ही अमेरिकी वैज्ञानिक G.R. कैरे ने प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग 1920 से छोटे स्तर पर आरंभ हुआ, जब उन्होंने टेलीविज़न और ध्वनि फिल्मों के निर्माण की दिशा में कदम उठाए। इन्होंने सेलेनियम के गुणधर्म की पहचान मिस्टर कैरे ने। अर्धचालकों का उपयोग, ट्रांजिस्टर्स का निर्माण, ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंट में थी। सेलेनियम का उपयोग करके बनाए गए अर्धचालक या उसके गुणधर्म की पहचान 1875 में हो रही थी और की भी जा चुकी थी। तो अलग अलग साइंटिस्ट इन्हीं एक चीज़ रिसर्च का अपने द्वारा विकास करने के लिए या अपने उपकरण अलग से बनाने के लिए ही रिसर्च कर रहे थे और उसी की दिशा में प्रकाश विद्युत सेल 1875 में लगभग मान के चलें कि 1875 में इजाद हुआ। और प्रकाश विद्युत सेल यही ऑप्टिक्स वाला मामला है। ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल तार या ऑप्टिक्स जो हम आज वर्तमान में देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उनकी नींव यहाँ से रखी है। 1923 में रूस में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक व्लादिमीर के जोरिकिन, इन्होंने प्रकाश विद्युत सेल को इलेक्ट्रॉन गन से जोड़ा और इस सफलता की वजह से टीवी की कैमरा ट्यूब सफलतापूर्वक बनाई जा सकी। जो हम टीवी में पीछे कैमरा ट्यूब देखते हैं, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है, उसको बनाने का काम 1923 में अमेरिकी वैज्ञानिक व्लादिमीर के जोरिकिन ने किया। प्रकाश विद्युत सेल मतलब वही वैक्यूम ट्यूब वाला मामला है। उसको जब टीवी में जोड़ा गया तो एक नए मतलब डेवलपमेंट का कार्य हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि पहले तो टीवी थी, परंतु बाद में जो टीवी बनाई गई उसमें इन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अब बात आती है 1921 में अल्बर्ट हल मापक अमेरिकी अभियंता थे, इंजीनियर थे। इन्होंने एक निर्वात नली दोलित्र अर्थात ऑसिलेटर का आविष्कार कर लिया था, जिसे मैग्नेट्रॉन कहा गया।
मैग्नेट्रॉन पहली युक्ति थी जो सफलतापूर्वक माइक्रो तरंगों को उत्पन्न कर सकती थी, और इन माइक्रो तरंगों का पहला व्यापक उपयोग रडारों में 1920 तथा 1930 के दशक में किया गया। टीवी बन गई, रेडियो बन गया, कैमरा बन गया, स्वचालित कैमरा का निर्माण की दिशा में कार्य होने लगे, वैक्यूम ट्यूब्स निर्मित हो चुकी है, ट्रांजिस्टर्स बन चुके हैं या बनने की प्रोसेस में है। इन सभी कार्यों के अलावा रडार के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। रडार एक युक्ति थी। इन्हीं सब प्रयोगों के माध्यम से ये भी सामने आया कि हम रडार जैसा कोई उपकरण बना सकते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए। निर्वात नली का उपयोग जब अपने चरम पर पहुंच गया तो 1946 में पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। एनिक नाम दिया गया इसे। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका पूरा नाम है एनिक। इसमें 18,000 निर्वात नलियों का उपयोग किया गया। निर्वात नलियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनती थी। छोटी निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब्स बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर 18,000 निर्वात नलियों वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्केट में आया। अब देखते हैं कि आकार में ये कैसा था, कितना बड़ा था। तो जाहिर है कि वैक्यूम ट्यूब्स ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, साइज बड़े रहे होंगे। देखते हैं, आकार में बहुत बड़ा होने के बावजूद एनिक उस समय में उपयोग में लाया जाने वाला नैनो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की तुलना में 1000 गुना अधिक तेजी से कार्य कर रहा था। जो एनिक कंप्यूटर बनाया गया था वो बाकी के कंप्यूटरों की तुलना में 1000 गुना अधिक तेजी से कार्य करता था। वैक्यूम ट्यूब्स इजाद हुई उसकी वजह से, वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण किया गया उसकी वजह से, परिपथ डेवलप कर दिए उसकी वजह से। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके एनिक निर्माण किया गया। उसी वजह से वो बाकी की कंप्यूटर की प्रणाली की तुलना में ज़्यादा तीव्र गति प्रदान करता था कैलकुलेशन करने में या किसी डेटा के संवहन में। अब इसके बाद आता है ठोस अवस्था का युग। इसको ठोस अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिलिकॉन जैसे, जर्मेनियम जैसे, सेलेनियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया गया उपकरणों को बनाने के लिए। ये ठोस पदार्थ होते हैं जो प्रकाश के माध्यम से रिएक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इसे ठोस युग कहा गया, क्योंकि ठोस तत्वों के माध्यम से बनाए गए उपकरण हैं। आइए देखते हैं क्या है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक सेलेनियम से बने अर्धचालकों का दृष्टिकारक यानी कि रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग होता रहा। आरंभिक रेडियो में क्रिस्टल डिटेक्टर भी अर्धचालक ही होते थे, परंतु निर्वात नली का उपयोग दृष्टकारी के एवं डिटेक्टरों के रूप में ज़्यादा मात्रा में किया गया। पहले भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, पहले भी कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल होता था चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए या साउंड के लिए, परंतु जब सेलेनियम वगैरह के अर्धचालक बनना स्टार्ट हो गए तो इन चीज़ों का उपयोग रेडियो में, टेलीविजन्स में होने लगा। परंतु इसके बावजूद निर्वात नली का उपयोग तब भी ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, क्योंकि हम उसके हैबिचुअल हो चुके थे। आसानी से साधन उपलब्ध हो जाते थे, आसानी से चीज़ें बन जाती थी, आसानी से उसका व्यवसायीकरण हो जाता था। इसीलिए निर्वात नली का उपयोग दृष्टकारी या दृश्यकारी हम कहें डिटेक्टरों के रूप में इसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग तब भी हो रहा था उपकरणों के अंदर। 1940 में जॉन बेरडिन, वॉल्टर ब्रेटेन, विलियम शॉकली ने अपनी एक टीम बनाई। ये तीनों साइंटिस्ट अमेरिका के थे। इन लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और पहला अर्धचालक डायोड बनाया व्यवसायीकरण के। 1947 में ही इन्हीं वैज्ञानिकों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार, पहले से खुद चल रही थी परंतु व्यावसायिक तौर पर ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार इन लोगों ने टीम बनाकर किया। अब निर्माताओं द्वारा ट्रांजिस्टरों का उपयोग प्रवर्धकों यानी कि एम्पलीफायर, गुणवत्ता बढ़ाने के रूप में किया जाने लगा और 1950 के दशक तक
पॉकेट साइज रेडियो तथा अन्य सुनने वाले उपकरण बाजार में उपलब्ध हो गए। यहाँ पॉकेट साइज रेडियो का अभिप्राय वही है जो हम सामान्य रेडियो देखते थे पुराने ज़माने में 90s के दौर में, वही रेडियो को पॉकेट साइज रेडियो कहा जाता है। उसके बाद में डेवलपमेंट होते गए और उपकरणों का आकार छोटा होता गया, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होने लगा। पहले वैक्यूम ट्यूब्स का होता था, फिर कुछ ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद नए नए ट्रांजिस्टर्स बने तो उनका इस्तेमाल होने लगा, साइज़ छोटा होने लगा। पहले कमरे जितने बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए जाते थे, टीवियाँ बनाई जाती थी, रेडियो बनाए जाते थे, टेलीफोन लाइन्स होती थी, टेलीफोन बनाए जाते थे, उन सब का आकार छोटा होने लगा और छोटा होते होते इतना आ गया कि पॉकेट साइज हम उसको कहने लगे। तो अब पहले सुनने की प्रक्रियाएं या सुनने के उपकरण मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, परंतु 1947 में इन सभी खोज और उनका व्यावसायीकरण होने के कारण हमारे पास देखने वाले उपकरण भी आए और सुनने वाले उपकरण भी आए। 1960 के दशक में अब अर्धचालकों ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली कई इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में। पहले वैक्यूम ट्यूब इजाद किया तो वैक्यूम ट्यूब काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया उपकरण बनाने के लिए। भले ही ट्रांजिस्टर्स की खोज हो चुकी थी, परंतु फिर भी हमें ऐसे परिपथ नहीं मिल रहे थे कि हम ट्रांजिस्टर्स का ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर पाते, इसीलिए वैक्यूम ट्यूब से ही काम चला रहे थे। वैक्यूम ट्यूब से काम करते करते जब खोज इस लेवल पे आ गई कि ट्रांजिस्टर्स का उपयोग उपकरणों में होने लगा, तो फिर ट्रांजिस्टर्स ने उन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। पहले जहाँ उपकरण वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे, वहीं पर कम वैक्यूम ट्यूब्स परंतु अधिक ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करके उपकरण तैयार करने लगे। ये 1960 के दशक का दौर था। इन्हीं सब प्रक्रियाओं की वजह से मार्केट में लॉन्च होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखते हैं कैसे। 1950 के दशक में 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में सैनिक तथा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए और भी छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की मांग बढ़ी। साधन बड़े बड़े थे, उपयोग कैसे करें, एक जगह से दूसरी जगह कन्वीनियंट नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेकर के जाएं, तो इतने बड़े बड़े साधन, कमरे बराबर कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएं, नहीं कर पाते थे। इसीलिए ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करना हमने ज़्यादा मात्रा में सीखा और ज़्यादा मात्रा में हम ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करने लगे उपकरणों में, जिसकी वजह से सैनिकों को या सैनिक कार्यवाहियों के लिए छोटे उपकरण बनाने के लिए मार्केट पे दबाव पड़ा, मांग बढ़ गई। कंपनियों ने सैन्य क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए और भी छोटे उपकरण बनाने की दिशा में कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई। तो ये जो 1950-1960 का दशक माना जाता है 20वीं सदी में, ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास क्रम या उनकी मार्केट में लॉन्चिंग का समय बताया गया है 19वीं या 20वीं सदी के दौर। अब इसके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब्स बनाई जाती थी, वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उपकरण कई सारे लगाने पड़ते थे, कई सारे परिपथ बनाने पड़ते थे, इसीलिए इन सभी उपकरणों के परिपथ अलग अलग थे। उनको जोड़ने के लिए हमें साधन भी खर्चा करना पड़ता था और दौलत भी खर्चा करनी पड़ती थी उसके मामले में, और हमारी जेब पर भारी दबाव भी होता था। इतने बड़े बड़े साधनों को कैसे हम बनाएं, मैनेज करें। तो इन सब समस्याओं का समाधान लेकर के आया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। इन लोगों ने सारे उपकरणों को एक परिपथ के माध्यम से जोड़ने की युक्तियां बनाई ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते हुए। इसी क्रांतिकारी अभिव्यक्तियां कहें या डेवलपमेंट कहें, इसकी वजह से मार्केट में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का आगमन होता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या चीजें थी। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात एकीकृत परिपथ, जो हम आजकल कंप्यूटर में देखते हैं कि एकीकृत परिपथ है, माउस भी जुड़ गया है, मॉनिटर भी जुड़ा हुआ है, सीपीयू भी जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें पहले अलग अलग जुड़ी हुई रहती थी। यूपीएस से आपका मॉनिटर अलग जुड़ा हुआ है, यूपीएस से आपका कंप्यूटर का बाकी हिस्सा अलग जुड़ा हुआ है, परंतु ये एकीकृत परिपथ आ गए तो फिर लैपटॉप जैसे डिज़ाइन होने लगे एक छोटे रूप में। एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर एक छोटे से या ये मोबाइल जो हम देख रहे हैं, इन मोबाइल के बराबर के उपकरण बनने लगे। तो ये सब हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण, मतलब एकीकृत परिपथ की वजह से। तथा इन परिपथों का उपयोग करने वाले उपकरण को डिजाइन किया गया और उत्पादन किया गया।
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को अब बेसिक समझें। एक सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स याद हो गया, मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स खूब धूमधाम से चल रहा है। छोटे छोटे परिपथ बना करके, कई सारे ढेर सारे परिपथ बना करके हम कई सारे उपकरण एक साथ जोड़ करके काम चला रहे हैं। फ़ोन का रिसीवर अलग है, सेंडर अलग है, टाइपिंग का प्रोसेस अलग है, परंतु ये इंटीग्रेटेड सर्किट लॉन्च कर दी जब हमने ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते हुए, तो हम ये उसको ये कह सके कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा मिला। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण को बड़े आकार की जगह छोटे आकारों में बनाने की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई और उनकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी। इसीलिए इस युग को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग कहा गया। 1960 के दशक तक, हालांकि ये सिर्फ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि इसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग कहते हैं। हालांकि इजाद ही उस सदी में हुआ, उस दौर में हुआ, उस दशक में हुआ, इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है। 1960 के दशक तक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने छोटे एकीकृत परिपथ को बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। 1960 के दशक में पहले क्या होता था, इन खोजों के पहले जब खोज चल रही थी, मार्केट में नए नए उपकरण लॉन्च हुए थे, तब उन साधनों को एक जगह पर लगा करके उनसे कार्य लेने के लिए हमें बहुत सारे रास्ते बनाने पड़ते थे उन उपकरणों को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरी बिल्डिंग बराबर जगह है, एक पूरी बिल्डिंग बराबर की जगह में एक कमरे के बराबर सीपीयू बना हुआ है, एक कमरे के बराबर मॉनिटर बना हुआ है, एक कमरे के बराबर उसके टाइपिंग इनपुट्स दिए जाने वाली चीज़ें बनी हुई हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए हमें कई सारे तारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, केबल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं का निजात लेकर के आया ट्रांजिस्टर, जिसने एकीकृत सामूहिक तौर पे कार्य करने के लिए एक ही रास्ते से सभी कार्य कर सकें, उस कार्य को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया में और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और भी ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया। अब हम बात देखते हैं कि ये सारी तकनीकें खोज हुई करती क्या हैं। तो हम कार्य देखते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स के। कार्य यानी कि फंक्शंस। 3 टाइप के बेसिक फंक्शन होते हैं कि इनके फंक्शंस यानी कि कार्य विधि 3 तरीकों की होती है। वो है प्रवर्धन। पहला आता है प्रवर्धन। प्रवर्धन को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा आता है स्विचिंग। स्विचिंग मतलब स्विचिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आना, इस टाइप की चीज़ों को कहते हैं स्विचिंग। जैसे कि बल्ब की बटन चालू की, बल्ब चालू, बटन बंद किया, बंद, इस चीज़ को कहा जाता है स्विचिंग। तीसरा कार्य होता है दोलित्र यानी कि ऑसिलेशन। तो ये जो ऑसिलेशन है, एम्प्लीफिकेशन, स्विचिंग, ये तीनों प्रक्रियाएं पहले अलग अलग होती थी उपकरणों में। ये तीनों ही प्रक्रियाएं अलग अलग होती थी। आपका एम्प्लीफिकेशन का कार्य कोई और उपकरण कर रहा है, स्विचिंग का कार्य कोई और उपकरण कर रहा है, दोलित्र यानी कि ऑसिलेशन का कार्य कोई अलग उपकरण कर रहा है। इन सभी उपकरणों को एक साथ एक परिपथ में जोड़ दिया गया और उपयोग में कर दिया गया। इसे हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं। और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत, कार्य प्रणाली के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण इस तरह के तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें प्रवर्धन का कार्य होता है, स्विचिंग का कार्य होता है और ऑसिलेशन का कार्य। इन तीनों कार्यों को एक साथ जोड़कर इंजीनियरों द्वारा किसी उपकरण का डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उपकरण निर्माण किया जाता है। फिर उस उपकरण को व्यावसायिक कार्यों के लिए मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स को मार्केट में कैसे लॉन्च किया गया, क्या क्या उसके कार्य रहे। परंतु इन तमाम चीज़ों से इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी कई सारे कार्य होते हैं। वो देखते हैं क्या है। जैसे कि प्रकाश का विद्युत में परावर्तन या परिवर्तन। प्रकाश का विद्युत में परिवर्तन हमने देखा मैकेनिकल में कि किसी मशीन को रोटेट करते हैं तो विद्युत पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश की लाइट का उपयोग करके हम विद्युत पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो कैसे होती थी?
वो देखते हैं जरा। कॉपर ऑक्साइड या सेलेनियम को जब प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है, हमने ठोस युग की बात की थी, वो ठोस युग का मामला यहाँ से समझ में आता है कि कॉपर ऑक्साइड है, सेलेनियम है, इन धातुओं को या इन ठोस पदार्थों को जब प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो यह विद्युत धारा उत्पन्न करने लगते हैं। और यही विद्युत धारा वैक्यूम ट्यूब में दिखाई दे रही थी इलेक्ट्रोडों के मध्य। उसी चीज का डेवलप्ड वर्जन है ये कि प्रकाश का विद्युत में परावर्तन किया जा सकता है, ये हमको जानकारी मिली। ये ऐसे धातु हैं, ऐसे तत्व हैं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं और इन्हीं चीजों के जरिए प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार के पदार्थों से बनी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों द्वारा प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने की युक्तियां विकसित की गई। इन्हें ऑप्टिकल युक्तियां कहा गया। हम जिसे आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, वो युक्तियां यहाँ से आई, जैसे कि माउस। इस प्रकार के उपकरणों से निकलने वाली विद्युत धारा काफी कमजोर होती है। उपयोग में लाने से पहले इन्हें प्रवर्धकों यानी कि एम्पलीफायर, जो हमने पीछे देखा, एम्पलीफायर के द्वारा शक्तिशाली बनाया जाता है। इजाद करते समय प्रकाश की गति विद्युत बनाते समय इतनी होती है कि बहुत कम मात्रा मिलती है। इस मात्रा को बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा की इस मात्रा को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर देते हैं, जो हमने अभी पीछे देखा कि ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करके बन रहे हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एम्पलीफायर भी बन गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग करके ऑसिलेटर की परिपथ वगैरह संरचनाएं बन गई। इन सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए भी ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर दिया गया एक ही जगह पर। फिर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल ये जो जिन धातुओं से बनते थे उनकी गुणधर्म या क्वालिटी देख करके व्यक्तियों ने या साइंटिस्ट ने इन सभी चीज़ों को इनकी गुणवत्ता का उपयोग करने के लिए, इनकी गुणवत्ता का पूरे तरीके से उपयोग करने के लिए और ज़्यादा प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोगों में हमें ये सामने आया कि प्रकाश का विद्युत में परावर्तन किया जा सकता है, क्योंकि इन धातुओं की गुणवत्ता इस तरीके की है। फिर हमने ये देखा कि वहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कम मात्रा की है, तो हमने उन्हीं चीज़ों से बने हुए एम्पलीफायर के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ा दी। तो इस तरीके से हम अन्य कार्य भी कर पाए। अब हम बात करते हैं एक्स किरणों की, यानी कि एक्स रेज का निर्माण और उपयोग। हमने जैसा कि अभी पीछे देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट डाल सकती है कैथोड रेज से निकलने वाली कुछ अनजान रेज। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नाम दिया गया था एक्स किरणें या एक्स रेज, जो अदृश्य थी, जो जीवों को भेज सकती थी। फोटोग्राफिक प्लेट पर फोटो उसकी अंकित की जा सकती थी। उन्हीं किरणों को कहा गया एक्स किरणें, यानी कि एक्स रेज। अब एक्स रेज का निर्माण और उपयोग के बारे में समझते हैं अपन। एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स बनाए जाते थे। वो जो वैक्यूम ट्यूब बनी वो तो साधारण है किसी कार्य के लिए, परंतु इंसानों के लिए ऊपर जो प्रयोग किए जाने थे, इंसानों के शरीर के अंदरूनी अंगों की फोटो खींचना है फोटोग्राफिक प्लेट पर, उसके लिए अलग से वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती थी। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब अलग तरीके से डिजाइन किए जाते थे। यह किरण मानव शरीर को पार कर जाती है, जैसा कि हमने देखा खोज में पता चला, और फोटोग्राफिक प्लेट पर चिन्ह बना सकती थी, जैसा कि रिसर्च में सामने आया था। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक्सरे मशीन का निर्माण हुआ। एक्सरे निकालने की युक्तियाँ हमारे पास आई। शरीर के विभिन्न हिस्से के अंदरूनी अंगों की तस्वीर खींचने के लिए इसका उपयोग होता है। शरीर के जो हमारे जितने भी हिस्से हैं उनकी अंदरूनी अंगों की तस्वीरें बनानी है, हमें पता करना है कहीं हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं है। उसके लिए इन एक्सरे किरणों का उपयोग किया गया एक्सरे मशीन के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इस इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बात करने के बाद अब मैं इसमें बनाने वाला हूँ अगला वीडियो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का या कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर। तो उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।